देखिए तो ये क्लास 12 का खंड 6 और आधुनिक भारतीय भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स है और इसका पहला चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो हम लोग सबसे पहले इसमें विकिरण की बात करेंगे कि कौन कौन से आज विकिरण पढ़ना होगा। तो किरण ढेर सारा आज पढ़ने के लिए मिलेगा, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, ये सब बहुत सारे किरण हैं। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत मतलब होता है डबल, डबल जिसको कहते हैं, डबल दो समझते ना, द्वैत मतलब दो, मतलब द्रव्यों की भी दो प्रकार की प्रकृति होती है। ऐसे सुने ना, जो दो मुहम्मा साहब सुने आप लोग, मतलब कि दो गो हो गया, ठीक है। डबल भेस वाला मतलब कि दो भेस वाला, ठीक है। तो द्वैत मतलब हो जाएगा उसके दो प्रकार के गुण हैं। किसका? द्रव्य का। प्रकाश के भी दो गुण हैं और वो द्रव्य में भी जाता है, तो द्रव्य में भी दो प्रकार के गुण होते हैं। किसका? विकिरणों का। किसका? विकिरणों का। अब कैसे कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग हेडलाइंस को समझते हैं और उसके बाद फिर जितना इसका कंसेप्ट होगा उसको समझ लेते हैं। देखिए, प्रकाश अगर इस वायु में चलती है तो तरंगों के रूप में चलती है। किसने कहा था? हाइगेंस ने कहा था। व्यतिकरण की घटना होता है, विवर्तन की घटना होता है, ये सब पढ़े हैं ना। तो प्रकाश तरंगों में चलती है, लेकिन वास्तव में आप समझते होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में भी चलती है, ठीक है। तो प्रकाश जब तरंगों में चलेगा, किस में चलेगा? तरंगों के रूप में चलेगा, तो एक प्रकृति हो गया। और प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा और ये कहाँ चलेगा? वायु में। तो इसके कितने गुण हो गए? दो गुण हो गए। इसी को कहा जाता है द्वैत प्रकृति। तरंगों के रूप में चलेगा प्रकाश, तो तरंग सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, लेकिन सीधी रेखा में जाएगा तो वो इथर कणों से होकर के गुजरता है। पढ़े थे ऐसा? तो जब सीधी रेखा में चलता है ना, तो कण पर डिपेंड करता है, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा? कणों पर। वो कण किसका रहता है? इथर कणों का। तो इथर कणों से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि ये जो विकिरण है, विकिरण की दो प्रकृति होती है, एक तो तरंगों के रूप में चलती है या फिर कणों के रूप में चलती है, ठीक है। और वो जो कण होता है सो फोटोन का कण होता है। किसका कण होता है? फोटोन का कण होता है। कण किसका होता है? फोटोन का बना हुआ होता है। जिस तरह से परमाणु के तीन मौलिक कण हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन न्यूट्रॉन है, उस पर किसी तरह के चार्ज नहीं है, वो आवेशहीन है। अगर हम लोग वास्तव में इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज देखें, वास्तव में देखें, ऐसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, तो आप लोग बताइए कितना आवेश होता है? फटाफट बताइए कितना आवेश होता है? 1.6। लेकिन अगर विशेष रूप से देखा जाए ना, तो 1 किलोग्राम के अंदर 1.8 × 10⁻11 C प्रति kg कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1 kg में कितना होगा? 1.8 × 10⁻11 C प्रति kg। इतना सारा उसके पास आवेश होता है। किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। लेकिन सबका सब कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो हम लोग जान रहे थे, ठीक इसी तरह से इन्हीं कणों को तोड़ करके जब आगे बनाया गया है, तो उसमें से कोई कण निकला है जिसका नाम है फोटोन। क्या नाम है? फोटोन। और ये जो फोटोन का कण होता है ना, इसका संवेग काफी हद तक होता है। जब चलता है तो चलेगा, तो चलेगा इस हिसाब से, h न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, लेकिन बच्चा लोग सब h भी पढ़ लेता है। चलेगा, न्यू पढ़ते हैं उसको। भी देखिएगा, भी में और न्यू में मिलाइएगा तो उसमें थोड़ा सा फर्क दिखेगा। भी बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे दिखने को मिलेगा, लेकिन न्यू का कुछ आकार चेंज रहेगा, भी से बिल्कुल चेंज रहता है। h न्यू अपॉन c, बच्चों लोग h भी अपॉन c याद कर लेता है इसे। देखो इसमें क्या है, तो c है प्रकाश की चाल, c है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जितना है ना, 1 सेकंड में जितना दूरी तय करती है, उससे उसके वेलोसिटी में, सॉरी वेलोसिटी नहीं, यहाँ पर न्यू है, न्यू को कहते हैं आवृत्ति। न्यू को क्या कहते हैं? आवृत्ति।
उसमें भाग दे दिया जाता है। और h यहाँ पर एक वैज्ञानिक मिलेंगे जो प्लांक का नियतांक लगता है, उस नियतांक को गुना करके टोटल निकाल दीजिएगा तो ये आपका फोटोन कण का क्या निकल जाएगा, संवेग निकल जाएगा। इतना संवेग मतलब काफी तेजी से चलता है। आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसको प्रयोग करने के लिए, इसको खोज करने के लिए बहुत सारा वैज्ञानिक आए। आप वैज्ञानिक का नाम सुन सकते हैं, उसमें जे टॉमसन आए, उसमें लेनार्ड आए और हर्टज आए। हर्टज सबसे पहले आए। तो इस कि एक किरण होता है, किरण क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। किसी धातु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कार्य फलन कहते हैं। और किसी धातु में से जितना इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो निकालने की जितनी आवृत्ति होती है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इससे क्या हुआ था, एक परिभाषा जब हर्टज साहब ने उसको निकालने की कोशिश किया एक धातु में से कि एकरा में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था धातु में, उसको कैसे निकलेगा, तो हर्टज जी सब आए, टॉमसन आए, लेनार्ड आए, ये सब आकर के इन लोग निकालने का प्रयास किया, निकल भी गया लेकिन लोगों को बता नहीं पाया, समझे। तो उसके लिए फिर बाद में इसकी व्याख्या करके, इसको एक्सप्लेन करके वो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसको बताते हैं। अब वो कैसे बताते हैं तो हम लोग इस फिगर के थ्रू से समझते हैं। देखिए क्या किए, बारी बारी से बहुत सारे। अब आप कहिएगा कि जो इसमें जो फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो आपको सटीक आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, कोई सफल नहीं हुआ। खोज हो गया था, ठीक है, सबकी मिली जुली खोज से हुआ था, लेकिन किसी ने उसके बारे में सही करने का उसमें मतलब कि वो व्याख्या कर ही नहीं पाया। व्याख्या कर सही कौन किया उसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। देखो क्या किया गया कि एक बैटरी लिया गया और इसको पॉजिटिव और निगेटिव दे दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया ना कि इसको खोखला छोड़ दिया गया। बताइए, एक बल्ब जोड़ दिया गया, ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिया गया, बल्ब। ये बल्ब है, क्या है, बल्ब। आप सोचिए कि अगर बैटरी में से ऊर्जा स्विच दे दिया जाएगा तो ये बल्ब में से करंट इधर की ओर कौन सा चार्ज जाएगा, प्लस, और इधर से अभी बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बताइए। ये बीच में तार को छोड़ा दिया गया है, जलेगा कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगा ना। तो वैज्ञानिक के दिमाग में आया कि अगर भाई नहीं जलेगा तो क्या कोई ऐसा कारण है, कोई ऐसा उपाय है कि हम बाहर से कोई चीज को यहाँ पर लाएं, किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को लाएं और बल्ब जल जाए। कोई ऐसा उपाय है कि तार छूटा हुआ है और उसमें किसी तरह से विकिरणों को ला दिया जाए, विकिरण के संपर्क में लाया जाए तो क्या बल्ब जलेगा। इधर से बताइए गमन कर रहा है कौन सा चार्ज, माइनस किस में लगता है, इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के यहीं तक रुका हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आगे बढ़ेगा यानी कि प्लस और माइनस मिलेगा तब ना बल्ब जलेगा। लेकिन वैज्ञानिक लोग ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा बात होगा। क्या किया वैज्ञानिक लोग, उधर से एकदम हाई पावर वाला, बहुत सारा हाई पावर वाला विकिरण को लाया। वो विकिरण आप सोचिएगा कि हम लोग मोबाइल के जो है ओकरा में रोशनी ना ओकरा डाल देंगे तो ओकरा में से वो धातु पर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। उतना हाई पावर के मोबाइल नहीं ना, ये बल्ब जो जल रहा है तो नहीं। तो उसके लिए जब हाई पावर का किरण चाहिए, एक किरण एकदम पूरा जबरदस्त विकिरण आया, उसको प्रहार कराया। किस पर, इस धातु पर। बीच में धातु जोड़ा हुआ एक पदार्थ था, धातु नहीं था, ये एक पदार्थ था, ठीक है, ये एक पदार्थ था। और यहां पर तक तो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, आगे बढ़ने की इसके पास क्षमता नहीं था। जब ये प्रहार कराया गया इस पर, इलेक्ट्रॉन पर, तो इसमें से जितना भी इलेक्ट्रॉन इधर से चल के आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन का हुआ कि टूट करके एकरा में से बाहर निकल करके और सब एकरा पर आने लगा और देखा गया तो बल्ब जलने लगा। तार को जोड़ा नहीं गया है, तार को बाहर से कोई भी किरण डाला गया, इलेक्ट्रॉन पर प्रहार किया गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके बल्ब में चला गया। आप जानते हैं कि हर पदार्थों में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन समझते हैं। 12वीं कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है,
संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए हम एल्यूमिनियम एक धातु ले लेते हैं, इसका परमाणु संख्या 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283। तो अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन टूट करके जाएंगे। जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो भी वायर का होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन संयोजी वाला निकलेगा। इसमें से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन था ना, से उछल करके कूद करके भाग करके और पॉजिटिव वाला के साथ मिलने लगा और देखा गया कि बल्ब जलने लगा। अलग अलग प्रकार से वैज्ञानिक लोग आया, सफल तो हो गया, लेकिन क्या कारण से हुआ उसको व्याख्या करने उसको नहीं आया। और तो माथा के तेज थे, दिमागवर थे। कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो तो फेर में थे कि तोनी खोज के जल्दी से जो ताकि हम अपना नाम रोशन कर ले, समझे। तो व्याख्या करने के लिए आज तक इस चैप्टर के बारे में, फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो खोज के बारे में आपको मिलेगा ही नहीं कि किसने खोज किया, लेकिन ये जरूरी मिलेगा कि बताइए कि फोटो इलेक्ट्रॉन की व्याख्या, सबसे सफल व्याख्या किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। नाम ले लीजिए। वो क्या कहते हैं ना, पूरी तरह से व्याख्या कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो भैया, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन माइनस जो है ना, सी निकल करके ऐसे ऐसे चलित रहता है, उसका काम ही है ऐसे ऐसे चलते रहना, ठीक है। और जब उधर से आता है ना कोई विकिरण को प्रहार कराया जाता है, वो विकिरण का प्रहार जब कराया जाएगा तो उसको इस इलेक्ट्रॉन निकालने की जितनी क्षमता होगी, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन से, इस पदार्थ को में से इलेक्ट्रॉन को जितना निकालने की क्षमता होगी, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके और चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है। जब तक घूमते रहेगा तब तक क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या पैदा होगा? करंट, बल्ब जलता रहेगा, ठीक है। ये ऐसा बताने में कौन सफल हो गए? अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। अब हम लोग ये जो बात करेंगे व्याख्या के बारे में, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन तो इसमें सफल हो गए, ठीक है। देखिए, ठीक इसी तरह से आगे द्वैत प्रकृति की, इसको प्रकृति में जो होता है ना, दो इसका गुण है, 2 प्रकार के गुण है, एक कणों के रूप में होता है, एक तरंगों के रूप में होता है। यहाँ पर बताइए, कणों के रूप में देख रहे हैं कि तरंगों के रूप में? ये इधर से प्रहार कराया जाता है, ठीक है, धातु पर से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी धातु से जितना इलेक्ट्रॉन निकालने की उसकी क्षमता होती है, उसकी ऊर्जा होती है, उसको क्या कहते हैं? तो कार्य फलन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कार्य फलन। उसको ऊर्जा निकालने की जितनी क्षमता होगा क्या कहलाएगा? कार्य फलन। और वो जो ऊर्जा निकलेगा ना, वो ऊर्जा निकलेगा इसमें इलेक्ट्रॉन में, तो उसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इसके अंदर से जितनी ऊर्जा से निकाला जाएगा, जितनी ताकत से निकाला जाएगा, उसका ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्वैत प्रकृति कैसे है? ये अभी हम लोग वायु के बारे में पढ़ रहे हैं, एक तरंगों के रूप में, एक कणों के रूप में। द्रव्य के रूप में भी, अगर पानी में भी आप कीजिएगा ना, तो पानी में भी कुछ इसी प्रकार से होगा, कुछ कणों के रूप में करेगा तो कुछ तरंगों के रूप में। ये डी ब्रॉगली ने सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली एक नाम का वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि प्रकाश जो है कि विकिरण केवल वायु में ही द्वैत प्रकृति नहीं होती है, बल्कि द्रव्यों में भी उसकी द्वैत प्रकृति होती है। ऐसा किसने कहा? आप समझिए कि ये जो खोज था यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन का, ये फोटो इलेक्ट्रॉन का कुछ गजब खोज था कि हम लोग अगर बाहर से भी विकिरण उसको डाल दें तो उसमें से कण निकल करके, इलेक्ट्रॉन निकल करके और इसमें चला जाएगा, और चला जाने के बाद ये बल्ब फिर से पहले के जैसा काम करने लगेगा। उसके जो कण होते हैं, कण का वेग कितना होता है? hν/c होता है। इतना सारा इसका क्या होता है? वो संवेग होता है। संवेग है मतलब कि धीमा चाल से चल रहा होगा कि ज्यादा चाल से चल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाएगा? कार्य मापा जाएगा, ऊर्जा ना, ऊर्जा कैसा ही मात्रक हो गया, ऊर्जा कैसा ही मात्रक हो गया। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में, फोटो इलेक्ट्रॉन में तरंगों के रूप में होता है प्रकाश, या कणों के रूप में होता है?
बताइए, ये इसमें से कण निकल करके इलेक्ट्रॉन का आ रहा था कि तरंग के रूप में आ रहा था? कण के रूप में आ रहा था। इसमें इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा कण के बारे में, ठीक है। वो तरंग के रूप में नहीं चलेगा, दो उसकी प्रकृति होती है, दो तरह के गुण होते हैं, एक तरंग के रूप में चलेगा, एक कण के रूप में चलेगा। कण के रूप में चलता है तो इसमें फोटोन के कण होते हैं। किसका कण होता है? फोटोन का। ये फोटो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। क्या था? फोटो इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी सफल व्याख्या किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अगर इसमें बाहरी अगर प्रकाश दे दिया जाए तो उसके कण बाहर निकल करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। कौन वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आता है? इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन आता है। कौन वाला आता है? बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन आता है। कोई भी अभिक्रिया में भाग कौन सा इलेक्ट्रॉन लेता है? बाह्यतम कक्षा वाला लेता है। तो बाह्यतम कक्षा वाला को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर आएगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा, और प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा तो आप समझ जाइए कि उसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं था, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दिया गया है। इसमें बाहर से प्रहार कराया गया, उसमें इतनी क्षमता थी कि वो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। तो जितना आवृत्ति से ये आता है, समझिए, इसको इलेक्ट्रॉन को किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, उस न्यूनतम आवृत्ति को, कम से कम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कोई ना कोई आवृत्ति चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी चाहिए ना कि नहीं चाहिए? मतलब वो चल के तेजी से आएगा तो उसका चाल कोई होना चाहिए ना, रफ्तार होनी चाहिए ना। तो उसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं कि कितना रफ्तार से आएगा, कितनी आवृत्ति से आएगा। तो जितना आवृत्ति से आएगा क्या कहलाएगा? देहली आवृत्ति। जितनी ऊर्जा उसमें लगाएगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा क्या कहलाएगा? कार्यफलन। जितनी आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी, जितनी आवृत्ति से बाहर निकलेगी, कौन सी आवृत्ति? देहली आवृत्ति। जितनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कार्यफलन। क्या कहलाएगा? कार्यफलन कहलाएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था? बताइए फटाफट। क्या कह रहा था? प्रकाश के दो प्रकृति होते हैं, वो वायु में भी होता है और द्रव्य में भी होता है। सब लोग प्रकाश का वायु में बता दिया था, द्रव्य में कोई नहीं बताया था, द्रव्य में भी प्रयोग करके बताया था। कौन? डी ब्रॉगली, ठीक है। आप लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते चलिए और आगे देख लेते हैं। देखो, प्रकाश के दो तरह के सिद्धांत है। एक तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वाला सिद्धांत में आपको व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो प्रकाश का ये सिद्धांत, प्रकाश का ये कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। और कणों वाला को हम लोग बोलते हैं क्वांटम सिद्धांत। किसी को याद है क्वांटमीकरण की परिभाषा? यानी कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के कण आदान प्रदान की क्रिया में, देखो इसमें वही, इसमें से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर रहा है। ये इधर से आ रहा है, जा रहा है, इसमें पूरा घूमते रहता है, बल्ब भी जलते रहता है। अभी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, ठीक है। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में अगर तरंग का कोई भी अगर उसमें घटना हो, जितनी भी घटनाएं हो, उस समस्त घटनाओं को तरंग का सिद्धांत कहते हैं और क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। तरंग का सिद्धांत और क्वांटम का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, फिर से समझ लीजिए। देखो, प्रकाश में दो तरह की घटनाएं होती हैं, वायु में दो तरह की घटनाएं प्रकाश से संबंधित, एक तरंग के रूप में और एक कणों के रूप में। तरंग के रूप में चलेगा तो तरंग का सिद्धांत, और कणों के रूप में चलेगा तो क्वांटम का सिद्धांत। उसमें जो कण होता है वो कौन सा कण होता है? फोटोन का कण। वो उस पर कौन सा चार्ज रहता है? कोई चार्ज नहीं, आवेशहीन रहता है। फोटोन का आवेश कैसा रहता है? आवेशहीन रहता है, ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कौन कौन वैज्ञानिक इसको खोज करने आए थे? बताइए। जे टॉमसन और हर्ट्ज और लेनार्ड। लेकिन सफल व्याख्या किसने कर दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो बताइए कि इसका खोज का श्रेय किसको जाता है?
कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन पे चला जाएगा? खोज तो भाई कोई और कर दिया था। बोलो कौन कहलाएगा? सबके मिली भगत था, आप किसी को कह ही नहीं सकते हैं। कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लेकिन फायदा उठाने वाला तो भाई बहुत जबरदस्त फायदा उठाया। आगे देख लीजिए। अच्छा एक सवाल है आप लोग से, बताइए वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश का में से विद्युत का उत्सर्जन होने लगता है, विद्युत उसमें से निकलने लगता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अच्छा एक और है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तरंग, कण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव में का तो हम लोग दोनों मान लेंगे। कैसे मान लेंगे? एक तरंग के रूप में आ रहा है। अरे भैया ये प्रकाश तरंग के रूप में कब चलेगा? जब प्राकृतिक रहेगा तब ना। ये प्राकृतिक है, ये जो कण आ रहा है तो प्राकृतिक है। सूरज के प्रकाश नहीं ना। अगर सूरज के प्रकाश रहता तो समझिए, सूरज के प्रकाश अगर ये प्राकृतिक रहता, कहना प्राकृतिक नहीं होगा। अगर इस सूरज से होता तो समझिए कि क्या होता। हम लोग क्या करते ना, हम लोग को फिर जरूरत नहीं था इतना बिजली बिल देने के लिए। जरूरत था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्यों नहीं था? देखो हम लोग क्या करते, एक प्लेट को ऐसे ही एक तरवा को छोड़ देते। हम लोग जानते कि तार को ऐसे छोड़ देंगे ना तो ऊपर से सूरज बाबा आवेंगे, प्रकाश डालेंगे, हम लोग क्या बत्ती जल जाएगी। ये अच्छा बताओ, ये नेचुरल इसमें रिसोर्स लेना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल रिसोर्स लेना पड़ेगा? आर्टिफिशियल, बनावटी है ना, कृत्रिम रूप से। ये इसमें सूरज काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कणों के रूप में होगा कि तरंग के रूप में होगा? कणों के रूप में। तरंग के रूप में किस में होगा? आर्टिफिशियल में कि नेचुरल में? नेचुरल में हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है आप लोग से। देहली आवृत्ति क्या है बताइए? किसी पदार्थ से, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसे कार्य फलन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्य फलन कहते हैं। अच्छा और बता दीजिए, द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। यह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डी ब्रॉगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? अच्छा एक और सवाल है, इसको बता दीजिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती हो जाएगा? जो ऊर्जा होता है फोटो इलेक्ट्रॉन में वो किसके समानुपाती होगा? बोलो। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम लोग को यहाँ पर तक भेज देना है, तो कोई बाहर से विकिरण प्रहार कराएंगे, है ना? किसको प्रहार कराएंगे? विकिरण को। तो ये जितना भी नेगेटिव वाला चार्ज रहेगा, और इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल करके कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव, प्लस माइनस से ही बल्ब जलेगा ना। तो नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा तो एकरा में क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवृत्ति की आवश्यकता होती है उतना ही किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो जितना आवृत्ति उतना ही ऊर्जा। तो ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? आवृत्ति की होता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए।